गुरुग्राम में खुले में नमाज पर सीएम का बयान, कहा खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन मामले में कर रहा है बातचीत। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम को दी कई सौगात। सेक्टर 102 से 110 का किया वाटर चैनल का शुभारंभ। सेक्टर 14 में नगर निगम कार्यालय में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का किया शिलान्यास। पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस बिपिन रावत, बरार स्क्वायर में बेटी ने दी मुखाग्नि। 17 तोपों की दी गई सलामी। सरकार ने आईपीएस धीरज कुमार को किया सस्पेंड। सुनारिया में आईआरबी की 3rd बटालियन के कमांडेंट पद पर थे तैनात। गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने जारी किया ऑर्डर। फरीदाबाद में इंसानियत हुई शर्मसार। 80 साल की बुजुर्ग मां को बेटे बहू ने पीटकर घर से किया बाहर। घायल बुजुर्ग का सिविल अस्पताल में चल रहा है इलाज। और बेअदबी मामले में फिर सिरसा पहुंची एसआईटी की टीम। डेरा के वाइस चेयरमैन पीआर नैन्सी की पूछताछ। 4 घंटे चली पूछताछ में नैन ने दिए सिर्फ 75 सवालों के जवाब। चेयरपर्सन विपासना हिंसा आज भी नहीं हुई पेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। गुरुग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुले में नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन मामले में सभी लोगों से बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में नमाज को लेकर विरोध लगातार जारी है। देखिए, हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दीली करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहां हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक्फ की होगी, उसमें कहीं एनक्रोच्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके। और या फिर अपने घर में नमाज पढ़े, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए। इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आप। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 17 नई योजनाओं पर विचार किया गया। इसके साथ ही कुछ पिछली मीटिंग में रखी गई योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया गया। जीएमडीए के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जीएमडीए की 9वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नए सेक्टर 102 से 110 तक के लिए वाटर चैनल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा गया कि पिछले काफी समय से इस नए बने सेक्टर में पेयजल की समस्या थी, जो अब हल हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के सेक्टर 14 में नगर निगम की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसके बाद लोगों को भी संबोधित किया। सीएम ने नगर निगम के कार्यालय में बनने वाले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास किया। नगर निगम कार्यालय के भवन में व्यापार सदन वाले क्षेत्र में बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग में रहन सहन के तरीके को अच्छा बनाने में जिन चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है, उनमें स्वच्छता भी शामिल है। इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का निर्माण कार्य 2 साल में पूरा किए जाने की योजना है। इस मेगावाट क्षमता के प्लांट से रोजाना 6 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, प्लांट की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे व्यापारियों में खुशी है। आज इको ग्रीन के पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन समारोह था। इस प्रोजेक्ट के मद्देनजर हमारे को यहाँ पे 10 एकड़ जो लैंड थी इको ग्रीन ने जिसमें प्लांट लगाना है, उसे खाली करने का काम हमें दिया गया था। आज से 3 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू होना था, लेकिन जगह खाली न होने के कारण ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण फिर हमें इन्होंने टेंडर कॉल किया तो हमें उसमें चुना गया।
हमें टाइम दिया गया था कि इसको जल्द से जल्द खाली करें, तो हमने 2 लाख टन गार्बेज को रिकॉर्ड 2 महीने में निस्तारण करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। हालांकि इस काम को बहुत सारी एजेंसियां काफ़ी टाइम से कर रही थी, लेकिन 3 साल से इसे कोई भी कंपनी पूरा नहीं कर पाई। तो हमें इस चीज़ का बड़ा गर्व है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमें इसमें भरपूर सहयोग दिया है, जिसके बूते आज हम इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए हैं। और आज इको ग्रीन का ये जो पावर प्रोजेक्ट है, आज ये गुरुग्राम के सेक्टर 37 में खुले में नमाज को लेकर विवाद हो गया। गलती से नमाज स्थल पर पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों का विरोध हुआ। मुस्लिम समाज के लोग इस दौरान देश पर मर मिटने की बात करते नजर आए। नमाज अदा करने पहुंचे लोगों ने कहा कि लंबे समय से उन्हें यहां नमाज की इजाजत थी, लेकिन अब उन्हें मना कर दिया गया है। गौरतलब है कि नमाज स्थल पर सीडीएस बिपिन रावत और दूसरे सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में आज एक बार फिर खुले में नमाज का विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि आज के दिन खुले में नमाज के साथ साथ जो हमारे देश के जो जवान थे जो शहीद हुए हैं एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर, और जो सीडीएस बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी मौत होने के बाद जो श्रद्धांजलि गुरुग्राम के सेक्टर 37 इलाके में जो रखी गई है श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, जहाँ पर आसपास के इलाके के जो लोग पहुंचे हैं और यहाँ पहुँच कर इकट्ठा होकर जो श्रद्धांजलि उन सभी शहीदों को दी जा रही है। मगर ऐसे में ये वो जगह है जहाँ पर बीते शुक्रवार को खुले में नमाज का विरोध भी किया गया था, और अब आज प्रोग्राम जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि का रखा गया है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पहुँचे थे सभी नम आँखों से जो है श्रद्धांजलि देते नज़र आ रहे हैं, और ये सभी लोग आसपास के सेक्टर 37, सेक्टर 10, खांडसा गांव, कादीपुर जो आसपास का जो इलाका है वहाँ से पहुँचे हैं और अपने देश को जो इतनी बड़ी क्षति एक दुर्घटना में पहुँची है उसको लेकर जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं ये सभी लोग। और जिस जगह पर ये श्रद्धांजलि का पूरा प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसी जगह पर बीते शुक्रवार को खुले में नमाज का विरोध किया गया था। गुरुग्राम के सेक्टर 37 का ये वो ग्राउंड है, वो इलाका है जहाँ पर हर शुक्रवार खुले में नमाज होती थी। हालांकि आपसी सहमति के बाद हिंदू संगठनों की और मुस्लिम समुदाय की आपसी सहमति के बाद यहाँ पर नमाज नहीं हुई है इस शुक्रवार, मगर जो हिंदू संगठन के जो लोग थे वो जरूर यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि उन्होंने हमारे देश को पहुँची जो क्षति है, एक एक्सीडेंट के अंदर, एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर जो हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं, सीडीएस जो शहीद हुए हैं, उस कार्यक्रम को लेकर ये लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। हालांकि सवाल इस बात का नहीं है कि इन लोगों को ये लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं, सवाल इस बात को लेकर उठता है कि अगर इकट्ठे हुए हैं तो इस ही जगह क्यों? ये श्रद्धांजलि कहीं और भी दी जा सकती थी, मगर उसी जगह पर श्रद्धांजलि अगर दी जा रही है तो कहीं ना कहीं खुले में नमाज का विरोध आज भी गुरुग्राम में देखने को मिला है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा। किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के बाद अब टीकरी बॉर्डर पर किसान जहां तेज संगीत की धुन पर नाचकर अपना जश्न मना रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान अपने घर और गांव लौटने के लिए सामान समेटने में लगे हुए हैं। और इसी क्रम में शुक्रवार को भी किसानों ने अपना सामान समेटना जारी रखा। किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर बनाए गए अपने आशाने खाली किए। वहीं आंदोलन के दौरान शामिल हुए उन लोगों का सम्मान किया जिन्होंने आंदोलन के दौरान अच्छा काम किया। आया था रायण बसेरा, इसको साडा पुनर्मला जो समाप्त हो गया, बहुत बड़ी जीत हुई है किसानों की। हम असी पंजाब में अपना जो सामान है, साजो सामान है लेकर। सोनीपत से किसानों को लेकर एक बड़ी खबर है। सरकार के फैसले ने किसानों के चेहरे की रंगत को बदल दिया है और इसका प्रभाव दिल्ली की सीमाओं पर देखने को मिल रहा है, जहां साल भर से चल रहे किसान आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा ने कल स्थगित कर दिया। सोनीपत कुंडी बॉर्डर पर भी इसका असर देखने को मिला। किसान आंदोलन में किसानों की ओर से बनाए गए पक्के मकानों को भी किसानों ने तोड़ना शुरू कर दिया है और ये भी जानकारी दी गई है कि इस मकान से निकलने वाली ईंटों को किसानों के शहीद स्मारकों में दिया जाएगा। उनकी शहादत को हमेशा याद किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मकान को बनाने के लिए लगभग 19,000 ईंटों का इस्तेमाल किया गया।
19,000 ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਸੀ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ 3 ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੂਮ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, 2 ਰੂਮ जेंट्स वास्ते सीगे ते साडे सारा कुछ ही सीगा इत्थे तकरीबन। अब ये ईंट वापस ले जाई जाएंगी? हाँ जी, ये साडे बड़े भाजी ने गुरमुख भाजी उन्होंने अपने घरे इन्हां दी यादगार बनाउणी आ। इहदे उत्ते लिखांगे दिल्ली दीयां इट्टां, एक यादगार बनावांगे दिल्ली की ईंट। हाँ जी, मोर्चे दियां। हाँ जी, सानू क्योंकि जो कोई आगे पुछया करूगा भी इहदा मतलब की है, फिर कई जणां नूं दस्सिया करांगे भी उत्थे दे कमरे पाए सीगे। देखो ये अपनी कमाई दी इट खरीदी सी असीं अपनी, और ये कमाई की इट असीं अपने घर लैके जावांगे आपो अपनी इट्टां। हुण मेरे भरावां ने किसी ने 500 लई है, किसी ने 1000 मंगी हुआ, किसी ने 200, अद्धे नालों ज़्यादा तां इह इट्टां इदां ही चल जाणियां। बाकी आपां एक यादगार बनावांगे, उत्थे लावांगे। पंजाब में से याद बनाई जाएगी? बिल्कुल याद बनाई जाएगी, उहदी आपां उत्थे इह इट्टां वरतांगे। और बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां इंसानियत शर्मसार हुई है। करीब 80 साल की बुजुर्ग मां को बेटे और बहू ने पीटकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मां ने अपने बेटे और बहू पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग महिला की माने तो इसकी 4 बेटियां थी जिनकी मौत हो चुकी है। एक बेटा था जिसके सहारे वो रह रही थी, लेकिन इनके बेटे और बहू ने ही इन्हें पीटकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद अब ये बेसहारा हो गई हैं। मरा बेटा मरा। अच्छा दिन कितनी उम्र हो गई आपकी? उमर? गांधी जी मरा, चावल लुटाया गांधी जी के रात के। गांधी जी के समय क्या आप? 4 बेटी मर गई, दामाद मर गई, कोई नहीं माँ बाप को। तो बेटे और बहू पर लगा है मारपीट का आरोप। इस 80 वर्षीय बुजुर्ग पर उसको प्रताड़ित किया गया है, उसके साथ मारपीट की गई है और ये आरोप इस बुजुर्ग ने लगाया है, जिसका ये कहना है कि उसके बेटे और बहू ने उसकी पिटाई की है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया गया। करनाल में शादी में फॉर्च्यूनर और दहेज के मामले में लड़के ने मीडिया के सामने माफी मांगी है। आपको बता दें कि दहेज के चलते फेरे में पहले ही दूल्हे ने शादी तोड़ दी थी। इस मामले में रोजाना नए मोड़ सामने आ रहे थे। लड़के पक्ष की तरफ से एक रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें वो खुद गाड़ी के लिए मना कर रहे थे। पुलिस ने मामले में लड़के, उसके पिता और उसके लड़की के भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था। अब मामले में लड़के पक्ष ने माफी मांग ली है। युवक ने कहा है कि पूरे देश में एक गलत मैसेज इस खबर के सामने आने के बाद गया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। दहेज समाज में बहुत बुराई है। लोग मुझे माफ करें, लोग ऐसा काम ना करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। दहेज एक सामाजिक बुराई है। हमने जब माँ मतलब बेटी का बाप, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो बहुत लंबा खींचे या सारा कुछ हो। अपनी बच्ची के भविष्य के लिए सभी करेंगे, मैं क्या कोई भी करेगा। और मेरा समाज के लिए एक मैसेज है कि ऐसे दहेज लोभियों के साथ अपनी बच्ची की शादी ना करें, चाहे वो एट ए टाइम टूटे या कभी टूटे। मतलब पलवल के होडल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में IPS कला रामचंद्रन ने शिरकत की।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों में चयनित लोगों का आर्थिक रूप से उत्थान करना है। इन मेलों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की एक जगह पर जानकारी देकर लाभ देना है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी फ्लैगशिप कार्यक्रम है। फ्लैगशिप इन द सेंस के जो परिवार पहचान पत्र जो कार्यक्रम चलाया गया था हरियाणा में पूरे जोर शोर से चलाया गया था, उसी के माध्यम से ये कुछ परिवार जो बिल्कुल अंत्योदय की बात हो रही है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा है और उसके पास संसाधन नहीं है, स्वरोजगार के कोई स्किल नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं कि परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम से ही स्वतः आइडेंटिफाई हो गए। और उसमें आज जो हम मेला आयोजित कर रहे हैं ये खंड होडल का और नगर परिषद होडल का ये कार्यक्रम है। हसनपुर का है 13 और 14 में, वो अलग से उसका हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। इसमें खंड के जो हमारे लाभार्थी हैं वो 550 के करीब हैं और नगर परिषद के 125 के आसपास हमारे लाभार्थी हैं। इसमें बेसिक एम ये है कि जो हमारे गरीब से गरीब तबका है उसमें से आइडेंटिफाई किए गए थे कुछ परिवार पहचान पत्र के बेस्ड ऑन द डिटेल्स इन दैट, एंड करीब 1 लाख परिवार आइडेंटिफाई किए थे। और ये कोशिश ये है, प्रयत्न ये है कि इनको कम से कम इनको ऊपर लेके आना है। आई थिंक इट इज 1,50,000 पर 1,80,000 पर ईयर तक इनका आमदनी। स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद अभियान के तहत नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव पूरे जोर शोर से सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं और इसी कड़ी में वो रौंदा गांव का दौरा करने पहुंचे, जहां स्थानीय निवासी गांव में सीधे जुआ गंदगी की समस्या से उन्हें अवगत कराया और बड़े चाव से नगर निगम कमिश्नर को अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। यशपाल यादव भी ताई के निमंत्रण पर उनके साथ उनके घर पहुंचे, उनसे वादा भी लिया कि वो स्वच्छता अभियान में गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए जाएंगे। कमिश्नर यशपाल यादव ने कहा है कि वो उनकी सारी समस्याओं का समाधान करवा देंगे। सफाई में बहुत दुखी है रहे हम यहाँ, तो खुद हमारी मदद करेंगे भैया, हमारी मदद तुम भी करो। और आप लोग हमारे साथ बाहर चल के सब लोगों को कहोगे हाँ, सब देखेंगे हम कि साफ करो भाई। हाँ, साफ करो और गंदगी हटाओ, बाहर हटाओ, गंदगी को हटाओ। ठीक है, और हम जब ये सारे काम कर देंगे तो फिर आप हमारे लिए क्या करोगी? कुर्ता पजामे बनवाऊंगी बढ़िया बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ में सारे गाँव के लोगों को कहो कि सफाई करो। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का बहुत अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनके मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम चलते रहें और इसी कड़ी में प्रदेश भर में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिरसा के प्रशिक्षण शिविर में वो शामिल हुए। सुभाष बराला ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व विकास से लेकर पार्टी के इतिहास से लेकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, राजनीतिक क्षेत्र में चल रही गतिविधियों पर चर्चा की जाती है। का कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारे मंडल से लेकर के मंडल, जिला, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर के अलग अलग जो स्तरीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम हैं वो चलते रहते हैं और उसी के तहत हमारे प्रदेश के अंदर ये जिला स्तरीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इस सिरसा में आज ये 2 दिन के प्रशिक्षण का दूसरा दिन है। अब भोजन के बाद 2 सत्र और होंगे, इसमें आगामी कार्यक्रमों की चर्चा होगी। पूरे विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कैडर बेस पार्टी, उसका जीने का अपना एक तरीका है। अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी वो अपने देश का इतिहास, पार्टी का इतिहास, संगठन में किस तरह से काम करना चाहिए, एक कार्यकर्ता के क्या गुण होने चाहिए, नेता के क्या गुण होना चाहिए,
हमारी सरकार ने क्या क्या किया इसकी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो हरियाणा सरकार हो। इस तरह से अपनी पार्टी का, अपने देश का और अपने समाज का पूरा इतिहास, चाल चलन, चरित्र, इस सब के बारे में जानकारी दे। झज्जर के आसौदा गांव के लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं और जल्द ही आसौदा में 2 टियर रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। केंद्र को सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने सोनीपत पलवल ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर पर झज्जर जिले के आसौदा गांव में 2 टियर रेलवे स्टेशन बनाए जाने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय के पास भेजे जाने के निर्देश जारी किए हैं। सोनीपत से पलवल रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है, उसको दिल्ली से रोहतक लाइन पे आसौदा स्टेशन है, उसकी 1 किलोमीटर की दूरी से ओवरहेड क्रॉसिंग किया जा रहा है और उस ओवरहेड क्रॉसिंग में सोनीपत से पलवल रेल कॉरिडोर को एक प्रस्तावित मांडोठी स्टेशन है, वहां से मौजूदा आसौदा स्टेशन को जोड़ा जा रहा है। हमारी मांग ये है कि एक तरफ से तो जोड़ ही रहे हो, आप उसको दूसरी साइड से भी जोड़ दो, क्योंकि दूसरी साइड में जो प्रस्तावित जसौर खेड़ी स्टेशन है, आसौदा से अगर जसौर खेड़ी को जोड़ दिया जाए तो आसौदा जंक्शन इंटरचेंज फैसिलिटी के लिए चारों तरफ की दिशाओं के लिए सुविधा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को स्वीकार किया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोनों स्टेशनों को एक ही तरफ, एक ही जगह कनेक्ट किया जाए ताकि चारों तरफ की दिशाओं के लोगों को अदला बदली के लिए ट्रेन की सुविधा मिल सके। हम आए मुख्यमंत्री साहब के पास, बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने हमारी बात सुनी ध्यान से और हमारी समस्या का समाधान किया। और 2 साल से हम जिस कार्य को लगे हुए थे, 22 गांव, 6 विधानसभा क्षेत्र और 6 शहर इससे जुड़े हुए हैं। कम से कम 10 लाख व्यक्तियों को लाभ होगा इस स्टेशन के जुड़ने से। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामले में शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा सिरसा पहुंची पंजाब पुलिस की एसआईटी टीम। इस दौरान लोकल पुलिस भी साथ थी। एसआईटी इंचार्ज आईजी एसपीएस परमार ने आपको बता दें कि डेरा के वाइस चेयरमैन पीआर नैन से पूछताछ की। एसआईटी ने डॉक्टर नैन से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान डॉक्टर नैन से कई सवाल भी पूछे गए, जिनमें से 75 सवालों के जवाब दिए गए। इस दौरान डेरा की चेयरपर्सन विपासना ईसा शुक्रवार को भी एसआईटी के समक्ष पेश नहीं हुई। वहीं डेरा सच्चा सौदा के वकील ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो चुकी है, अब एसआईटी फिर जांच क्यों कर रही है। साढ़े 4 घंटे हमने पूछताछ करी है, but since he is not keeping good health, so after that he collapsed a bit, so we had to give him a little bit of respite. कुछ से around 70-75 क्वेश्चन we have already posed him, उसके आंसर उन्होंने दिए हैं। कुछ 125 क्वेश्चन और होगा जिसके हमें क्वेश्चन आंसर चाहिए थे। तो फिर देन ही रिक्वेस्टेड कि उसकी इल हेल्थ है, इसके लिए थोड़ा टाइम दिया जाए। तो उनके वकील भी साथ थे, तो हमने उनको क्वेश्चन बता दिए, उनको क्वेश्चन दे दिए हैं और कोई डॉक्यूमेंटेशन जो हमें रिक्वायर हमारी जो चाहिए हमें, वो हमको 48 आवर्स में दे देंगे। अगर कोई फिर भी हमें लगा कि क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, देन वी विल अगेन टॉक टू हिम अबाउट दिस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ नहीं ਸੀਗੇ, ना ही हम लोग पास थे और ना ही हमें इसके बारे में पता है। तो आगे क्या कह के गए, एसआईटी कुछ नोटिस किया? देखो काफ़ी जड़ी है लगभग कंप्लीट होगी, पूछगिछ कंप्लीट होगी और हमने कहा है जो भी रिकॉर्ड चाहिए हम देने को तैयार हैं। हम खुले दिल से जड़ी है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कोऑपरेट कर रहे हैं। हमें कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी उनको चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। पूछगिछ के लिए भी आगे तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। डेरा के श्रद्धालुओं पर आरोप लगे हैं बेअदबी की। हाँ जी, हाँ जी। नहीं सर, बिल्कुल गलत है। देखो आप सबको पता है, पहले भी सीबीआई उनको क्लीन चिट दे चुकी है। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में दूसरे दिन भी यूरिया खाद को लेकर किसानों की लंबी लाइनें नजर आईं। भवानीखेड़ा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के बाहर खाद लेने के इंतजार में महिलाएं भी लाइन में लगी हुई थीं।
किसान 3 से 4 दिन से यूरिया खाद देने के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन टोकन कटने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि कर्मचारी उन्हें आजकल आने का आश्वासन देते हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है और हर रोज हम परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि बिजाई के बाद गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए यूरिया खाद की सख्त जरूरत है। समय पर फसलों को खाद नहीं मिलने से उनकी पैदावार पर भी इसका असर पड़ रहा है। भाई खाद तो मिलता को नहीं, हंडा धक्के खाने और कोई परेशानी है। 3 दिन हो गया लाइन में लग गया ना, धक्के दे दिखाते के न्यूला आवागा फिर गया नहीं, आवागा फिर गया नहीं, गुआनी फिर है। हाँ टोकन काटता है, किसी के नंबर पड़ा है तो कटे हैं कर ले कौन एक नंबर को नहीं आवा। क्या नाम आपका? सरकार ने जमा परेशान कर रखी है। अंदर अधिकारी बैठे हैं, टोकन कटे हैं, फर्जी कट्टे गले हैं, नंबर आंदा को नहीं निशान। कारण क्या बता रहे हैं? कारण के बताओ दे बोले गलते को नहीं आ रहा। टोकन की जो रजिस्टर का टोकन कट गया उसने तो मिला है। फिर वैसे 70 कट्टे तो गाड़ी में उठे आए। सोना के गांव इंडरी का अगर हम बात करें तो किसान ने एक किसान है यहाँ पर, और उस किसान ने बताया है कि उसने 4-5 साल पहले करीब 5 लाख रुपए की जो राशि है वो विद्युत विभाग में एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिए जमा की थी, लेकिन इतनी मोटी रकम जमा होने के बाद भी आज तक उसे बिजली का कनेक्शन नहीं मिला है। किसान ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार समय समय पर पैसे मांगता है। उन्होंने विभाग में 25 किलोवाट के ट्रांसफार्मर के पैसे जमा किए थे, लेकिन विभाग ने उसे 10 किलोवाट का ट्रांसफार्मर दे दी। जब किसान ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की तो अधिकारियों ने कहा कि इसके फूक जाने के बाद उसे 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। इस मामले में किसान ने सीएम विंडो से लेकर आला अधिकारियों तक शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे भाई के नाम कनेक्शन है, इसने पैसा भी भर दिए, सारे काम कर दिए। इनको सीएम विंडो में 2 दरखास्त दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बिजली मंत्री के भी हमने एप्लीकेशन लगा दी, उस बारे में भी कुछ नहीं। तार खींच दिए, पैसा ले जाते हैं ठेकेदार और पैसा मांगते हैं, ये पैसा देते हैं। अब 4 साल से आप किस तरह पानी की अपने फसल की सिंचाई कर रहे हैं? इंजन से चला रखा है जी, कुछ फसल तेल हो गया जी। तो अब इन्होंने क्या क्या वहाँ सुविधा कुछ करा है इन्होंने कनेक्शन के? तार खम्मा खींच के तार खींच दिए, टंके हमारे नौरे में रख दिए, इन्हें वहाँ नौरे में रखी है।